Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to discuss about antihypertensive agents from pharmacology 2nd, sem 5th. सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स. ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. अभी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स बोला है मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि अपन यूज़ करते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. ठीक है, मतलब अभी हाइपरटेंशन मतलब क्या, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू हैज़ हाई ब्लड प्रेशर और हाई बीपी. मतलब जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है या फिर किसी की हाई बीपी होती है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं. ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जहाँ पे जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है इट इज़ एलिवेटेड. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल सिंड्रोम बोलते हैं. ठीक है, जिसका आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रहता है. अब व्हाट डू यू मीन बाय आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज़ एलिवेटेड? इट मीन्स जो आपके आर्टेरीज होते हैं वहाँ पे जो ब्लड का जो फ्लो होता है ना, वो जब नॉर्मल इससे जब बढ़ जाता है, व्हेन इट गेट अ प्रेशर ओवर द आर्टेरीज, तो उसको बोलते हैं कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज़ एलिवेटेड. आर्टेरीज में जो ब्लड का फ्लो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है. इट्स लाइक मोर देन द नॉर्मल एंड फिर आर्टेरीज पे प्रेशर पड़ता है, तो उसको बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज़ एलिवेटेड. ठीक है, इट इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम एंड शुड बी कंसिडर्ड हैज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर. ठीक है, मेजर रिस्क फैक्टर क्यों बोला है, बिकॉज ये आगे जाके ना बहुत सारे फैक्टर्स को कॉज करता है. आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, इट में कॉज किडनी प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो फैटल कॉम्प्लिकेशंस ये क्या होता है, बढ़ाते जाता है. सो इट इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम एंड एक मेजर रिस्क फैक्टर है. ठीक है, देन नेक्स्ट आई हैव सेड कि इट इज़ अ साइलेंट किलर. साइलेंट किलर बोला है बाबा. तो पेशेंट्स असिम्पटोमेटिक लीड्स टू द फैटल कॉम्प्लिकेशंस. तो साइलेंट किलर क्यों बोला है, बिकॉज इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, जो सिम्टम्स होते हैं वो दिख के नहीं आते. मतलब अगर किसी बंदे का आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एलिवेट हो रहा है बट उसको ना सिम्टम्स पता नहीं चलेगा कि बाबा उसके साथ क्या हो रहा है. फिर अगर सिम्टम्स पता नहीं चलेगा तो आप वो ट्रीटमेंट कैसे करेगा, राइट? तो जब तक ट्रीटमेंट की बारी आ जाती है ना, तब तक बहुत देर हो जाता है. सही मोमेंट पे जब अपने को ट्रीटमेंट करना होता है ना, तब पता नहीं चलता, बिकॉज सिम्टम्स ही नहीं पता है ना अपने को. तो इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर बोलते हैं. मतलब आराम से पीछे से अपना काम कर रहा है, आपको डैमेज कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलने देगा. इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको साइलेंट किलर बोलते हैं. वो कुछ लोग होते हैं ना कि आपके मुंह पे आपके अच्छे होते हैं एंड आपके पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, दिल में नहीं, मुंह से ना अच्छी अच्छी बातें करके दिल में जहर रखते हैं. वो कुछ ऐसा ही है बाबा. तो फिर उसको क्या बोलते हैं, पेशेंट्स असिम्पटोमेटिक, जो कि लीड करता है टू द फैटल कॉम्प्लिकेशंस. फैटल कॉम्प्लिकेशंस मतलब क्या, हैज़ आई सेड हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है, देन एन एजेंट विच इज़ यूज्ड टू reduce द ब्लड प्रेशर इज़ कॉल्ड एज द एंटी हाइपरटेंसिव. तो जो एजेंट अपन यूज़ करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को reduce करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखेंगे, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन. अभी इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन में क्या देखेंगे अपन कि ये जो हाइपरटेंशन है वो कॉज कैसे होता है, इसका रीज़न क्या है कि किसी को हाइपरटेंशन होता कैसे है. ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या दिया है, अ स्पेसिफिक कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इस्टेब्लिश्ड इज़ ओनली 10 to 15% ऑफ द पेशेंट्स. मतलब जो कॉज है हाइपरटेंशन का वो बस 10 to 15% पता है अपने को. ठीक है, बाकी का पता नहीं बाबा कैसे होते हैं. मतलब इसके दो टाइप्स होते हैं, विल सी फॉरवर्ड. पेशेंट्स इन हुम द नो स्पेसिफिक कॉज ऑफ हाइपरटेंशन आर सेड टू हैव इसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन. अभी जो पेशेंट्स का ना स्पेसिफिक कॉज पता नहीं होता हमको कि इनको क्यों हाइपरटेंशन है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसेंशियल या फिर प्राइमरी हाइपरटेंशन रेफर किया जाता है. ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइमरी या फिर इसेंशियल हाइपरटेंशन. मतलब क्या, यहाँ पे अपने को हाइपरटेंशन का कॉज नहीं पता, राइट? Then next point is patients with specific etiology are said to have secondary hypertension. ठीक है, तो जिसका जो पेशेंट्स का अपने को स्पेसिफिक कॉज पता है, ठीक है, द रीज़न बिहाइंड गेटिंग हाइपरटेंशन, तो हम उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे. सी वी आर गेटिंग 2 पॉइंट्स कि बाबा हाइपरटेंशन भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है एंड दूसरा वाला कौन सा होता है, सेकेंडरी होता है. जो प्राइमरी होता है उसका कॉज अपने को पता नहीं होता. ठीक है, एंड जो सेकेंडरी होता है उसका कॉज हमको क्या होता है, पता होता है. ठीक है, अभी नाउ लास्ट वाला पॉइंट देखो कि अभी क्या बताया इन्होंने कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अपने को कॉज पता रहेगा. तो कौन से कॉजेज़ हैं,
ठीक है। लेट्स सी अ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, सी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब जो टॉक्सिक पीपल्स होते हैं ना आपके आसपास, वो आपको जो स्ट्रेस देते हैं ना, उस वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। सो स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल्स, लाइफ बहुत शॉर्ट है, हंसते खेलते मज़े में रहो एंड डोंट गेट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लाइक दिस। एंड environmental and dietary factors as contributing to the development of hypertension। तो देखो जेनेटिक फैक्टर्स के वजह से, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के वजह से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड इन्वायरमेंटल एंड डाइटरी फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, जो हाइपरटेंशन की ना डेवलपमेंट होने लगती है। तो हमेशा ना, अभी जेनेटिक फैक्टर्स का तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, बट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ये अपने हाथ में है ना, अपन अपने में मस्त रहने का, राइट। लाइक टॉक्सिक पीपल की वजह से ना हाइपरटेंशन नहीं होने देने का, ओके। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइस। एंड द हेरिटेबिलिटी, ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ हेरिटेबिलिटी ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 30%। अभी 30% किस वजह से हो सकता है, हेरिटेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे कॉज का क्या बताया उन्होंने, जेनेटिक फैक्ट जेनेटिक फैक्टर्स बताया, सॉरी, जेनेटिक फैक्टर्स बताया, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बताया, इन्वायरमेंटल एंड डाइटरी फैक्टर्स बताया, ठीक है। इटियोलॉजी अपने को पता चली। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स क्या हैं हाइपरटेंशन के, जब हाइपरटेंशन होता है ना, तो हार्ट डिसीज़, हार्ट फेल्यूर, किडनी डिसीजेस, ब्लाइंडनेस एंड स्ट्रोक क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। इनके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना, उसकी पॉसिबिलिटीज़ ना बढ़ जाती है। क्या क्या बोला, इफेक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस, हार्ट फेल्यूर, किडनी डिसीजेस एंड ब्लाइंडनेस एंड स्ट्रोक, ठीक है। अभी प्राइमरी हाइपरटेंशन का आपने क्या देखा था कि उसका हमको रीज़न नहीं पता, ठीक है। अभी सेकेंडरी हाइपरटेंशन का ड्यू टू सम कॉज has kidney disease, abnormalities of adrenal gland, will try no pharmacological methods first, ठीक है। अभी इसमें क्या बताया इफेक्ट्स में कि आपको क्या हो सकता है, हार्ट डिसीज़ हो सकता है, हार्ट फेल्यूर हो सकता है, किडनी डिसीज़ हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, फिर स्ट्रोक हो सकता है। अभी प्राइमरी हाइपरटेंशन अपने को रीज़न नहीं पता। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या है कि लाइक किसी को किडनी डिसीज़ हुआ है तो उस वजह से उसको क्या हो सकता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। या फिर जो उसके एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं उसमें अगर एब्नॉर्मलिटीज़ हुई तो फिर also it can cause as hypertension, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। तो फाइनली अपन पढ़ते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स मतलब क्या। सो दोज आर ड्रग्स दैट आर यूज टू कंट्रोल और मैनेज द हाइपरटेंशन, ठीक है। दोज आर ड्रग्स जो कि अपन कंट्रोल यूज़ करते हैं टू कंट्रोल और मैनेज दी हाइपरटेंशन, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं। लाइक अगर प्राइमरी हुआ तो उसके लिए अलग रहेगा, राइट। अगर सेकेंडरी रहा तो उसके लिए अलग होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं, ठीक है। दे वर्क इन डिफरेंट वेज टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। अभी अलग अलग टाइप के एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स है तो उनका वर्किंग भी लाइक अलग होगा, राइट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अलग अलग होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन विच माइट कम फॉर 10 मार्क्स। देन इसके प्रॉपर 8 क्लासेस हैं, ठीक है। पहला वाला है बीटा ब्लॉकर्स, टाइमोलॉल, जिसका एग्जाम्पल है ट्राइमोलॉल एंड प्रोप्रानोलॉल। दूसरा वाला एसी इनहिबिटर्स, एग्जाम्पल इज कैप्टोप्रिल, इनालोप्रिल, लिजेनोप्राइल एंड बेंजेप्राइल, क्यूनारिप्रिल। थर्ड वन इज़ द सिंपैथेटिक एगोनिस्ट, जिसको अपन बोलते हैं अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट, जिसका एग्जाम्पल है मिथाइल डोपाक्लोनिडाइन एंड ग्वानिटाइडाइन एंड गोनाबेंज। क्या क्या नाम रखे हैं ना, लाइक लिटरली फाइन, छोड़ो। फोर्थ वाला है वैसोडाइलेटर, जिसका एग्जाम्पल है नाइट्रोप्रोसाइड एंड डाइऑक्साइड। एंड फिफ्थ वन इज डायरेटिक्स। डायरेटिक्स एग्जाम्पल इज हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड स्प्राइनोलैक्टोन। एंड सिक्स्थ वाला क्लास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसका एग्जाम्पल है निफिडाइपाइन, फिलोडाइपाइन एंड वर्प्रोमाइल, ठीक है। एंड सेवन्थ वन इज एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसका एग्जाम्पल है लॉर्सेल्टन एंड वेल्सर्टन, ठीक है।
ये भाई भाई है लॉरसेटेन एंड वेलसेटेन. देन 8th क्लास इज मिसलानियस, जिसका एग्जाम्पल है रिजरप्राइन, हाइड्रालाजाइन एंड मिनॉक्साइड. तो इसमें ना जो इम्पोर्टेंट क्लास है ना वो AC इनहिबिटर है, वासोडाइलेटर एंड डायरेटिक्स है. ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स भी आ सकते हैं. ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्लास. अभी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखेंगे. ठीक है, क्या देखेंगे? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 8th क्लास के. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है? जो बीटा एडर्जेनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको रेड्यूस करने का काम करते हैं. अभी जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना या फिर जो हार्मोन होता है इपिनेफ्राइन, उसको क्या करता है? ब्लॉक करता है. ठीक है, ये क्या करेगा? रेड्यूस BP करेगा. कैसे करेगा? आपके जो हार्मोन या फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर इपिनेफ्राइन है उसको क्या करेगा? ब्लॉक करेगा. ब्लॉक करने के बाद क्या होता है, जो फिर कॉज करता है हार्ट टू बीट्स मोर स्लोली. जो आपका धक 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 होता है ना उसको क्या बोलते हैं? थोड़ा स्लोली बीट कर. ठीक है, लेस फोर्स से बीट कर. एंड फिर आपका अल्टीमेटली क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा. ठीक है, सो अल्टीमेटली आपका जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ होता है वो क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है. एग्जाम्पल इज टाइमोलोल एंड प्रोप्रेनोलोल. ठीक है, यहाँ पे क्या देखा, बीटा एडर्जेनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स में वो ब्लड प्रेशर को रेड्यूस करता है, एपिनेफ्राइन को ब्लॉक करता है एंड फिर हार्ट को बोलता है कि थोड़ा स्लोली धक धक कर एंड बीट कर. ठीक है, एंड लेस फोर्स से बीट कर ताकि जो अपना ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा लो हो जाए. ठीक है, एग्जाम्पल टाइमोलोल एंड प्रोप्रानोलोल. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्लास. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका? AC ही इनहिबिटर का. AC इनहिबिटर मतलब क्या? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. ये क्या करता है? वीन्स एंड आर्टेरीज को रिलैक्स करने का काम करता है टू लोअर ब्लड प्रेशर. अभी यहाँ इस केस में अगर आप एंटी हाइपरटेंशन के कंडीशन में अगर आप AC इनहिबिटर्स लोगे तो वो क्या करता है, जो आपके आर्टेरीज एंड वेन्स होते हैं ना उनको रिलैक्स करने का काम करता है टू, एंड ही विल मेक इट टू reduce the low blood pressure. Then AC inhibitor वो prevent करता है enzyme angiotensin converting enzyme in the body and blocks the production of angiotensin second, a substance peptide that narrows the blood vessel vasoconstriction. जो AC इनहिबिटर्स होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं किसको? एक एंजाइम को, AC एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को बॉडी में, जो ब्लॉक करता है किसके प्रोडक्शन को? एंजियोटेंसिन सेकेंड के. एक सब्सटेंस है पेप्टाइड जो नैरो करता है ब्लड वेसल्स को. अभी ब्लड वेसल्स को नैरो करना मतलब क्या? अपन उसको क्या बोलते हैं? वासोकंस्ट्रक्शन. ठीक है, ब्लड वेसल्स का नैरो मेकिंग इट नैरोइंग मतलब क्या? इट्स नथिंग कॉल्ड एज वासोकंस्ट्रक्शन. ठीक है, दिस नैरोइंग कैन कॉज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड फोर्सेस हार्ट टू वर्क हार्डर. अभी देखो कैसे अपोजिट है. अभी बीटा ब्लॉकर बोलते हैं हार्ट को बाबा थोड़ा धक धक ना अपनी स्लोली कर, एंड इसका ब्लड प्रेशर जो है वो लो करते हैं. AC इनहिबिटर बोलते हैं नहीं, तो धक धक ना ज़्यादा कर. ठीक है, तो ये जो नैरोइंग होता है ब्लड वेसल्स का ये कॉज करता है ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर करता है एंड वो हार्ट को फोर्स करता है टू वर्क हार्डर. अभी कंपैरेटिवली स्टडी करो. ठीक है, AC इनहिबिटर फोर्स करता है हार्ट को कि हार्ट बीट ज़्यादा कर. बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? नहीं, थोड़ा स्लोली आराम से अपना काम करो. ठीक है, अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा एंटागोनिस्ट. ठीक है, एगोनिस्ट क्या करते हैं? अभी let's see, these drugs stimulate the alpha adrenergic receptors in the brain. जो अल्फा एड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं अपने ब्रेन में उनको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं. इनका जो एक्शन है उसका रिजल्ट क्या आता है? रिड्यूस द सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम द CNS एंड डिक्रीजेज द पेरिफेरल रेसिस्टेंस, रेनल वैस्कुलर रेसिस्टेंस, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर. ओके, तो ये जब आप ड्रग एडमिनिस्टर करते हो कौन सा अल्फा एगोनिस्ट का, तो ये क्या करते हैं, इनका रिजल्ट क्या आता है? जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है CNS से उसको रिड्यूस करते हैं. ठीक है,
एंड ये डिक्रीज़ करता है पेरिफेरल रेसिस्टेंस को, रेनल वैस्कुलर रेसिस्टेंट को, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं एंड ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, मिथाइल डोपा, क्लोनिडाइन, यूनिथाइडाइन एंड ग्यूनाबेंस। तो ये क्या करता है, स्लो करता है ना ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को भी क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो ये किसका भाई हुआ, अल्फ़ा एगोनिस्ट बीटा ब्लॉकर्स का, ठीक है। अल्फ़ा बीटा ऑब्वियसली राइट, अल्फ़ा एंड बीटा बोलते हैं नहीं, तो आराम से काम कर, ठीक है। वैसोडाइलेटर मैकेनिज्म, अभी वैसोडाइलेटर क्या करता है, वैसोडाइलेटर ड्रग्स रिलैक्सेस द स्मूथ मसल इन द ब्लड वेसल्स। अभी ब्लड वेसल्स में जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने का काम करता है, विच कॉजेज ब्लड वेसल्स टू डाइलिएट। तो अल्टीमेटली जब वो स्मूथ मसल को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, तो अल्टीमेटली जो ब्लड वेसल्स हैं वो डाइलेट हो जाते हैं। डाइलेशन ऑफ द आर्टेरियल ब्लड वेसल्स, फिर जब आर्टेरियल ब्लड वेसल्स जो डाइलेट हो जाते हैं तो इट लीड्स टू रिड्यूसिंग द सिंपैथेटिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस, दिस लीड्स टू फॉल इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप वैसोडाइलेटर लेते हो तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करते हैं, तो इट अल्टीमेटली कॉजेज द ब्लड वेसल्स टू डाइलेट। एंड जब आर्टीरियल ब्लड वेसल्स का डाइलेशन होता है तो जो सिंपैथेटिक वैस्कुलर रेसिस्टेंट होता है ना, वो क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। एंड दिस लीड टू द आर्टेरियल फॉल इन द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, मतलब आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। एग्जाम्पल इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड डाइऑक्साइड, ठीक है। समझ में आया, एक बार शॉर्ट में बोलूँ, वैसोडाइलेटर लिया आपने, एक पेशेंट ने लिया वैसोडाइलेटर लिया, वो फिर वैसोडाइलेटर एडमिनिस्टर करने के बाद वो क्या करते हैं, स्मूथ मसल को बोलते हैं कि तू थोड़ा ना रिलैक्स कर ले, ठीक है। फिर वहाँ पे वो रिलैक्स करने के बाद जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो थोड़ा डाइलेट हो जाते हैं। फिर डाइलेशन जब आर्टेरियल ब्लड वेसल्स की होती है तो जो सिंपैथेटिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये जब रिड्यूस हो जाते हैं तो जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है वो फॉल हो जाता है, मतलब डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ करते हैं। कौन डिक्रीज़ करता है, वैसोडाइलेटर, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड डाइऑक्साइड, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स मतलब क्या, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इंक्रीज़ करते हैं द सिक्रेशन ऑफ यूरिन बाय द किडनी, ठीक है। अभी इसमें इन्होंने क्या बताया, पहला पॉइंट, थायराइड डायरेटिक्स एनहांसेस, इसमें से अभी अलग अलग 5 क्लासेस होते हैं डायरेटिक्स के भी, बट इसमें से इन्होंने कौन सा क्लास लिया है, थायराइड का क्लास लिया है, ठीक है। अभी जो थायराइड डायरेटिक्स है ये इन्हांस करते हैं यूरिनरी सिक्रेशन ऑफ बोथ Na+ एंड H2O, सोडियम एंड वाटर का, स्पेसिफिकली इनहिबिटिंग द Na reabsorption located in the thick portion of ascending limb of loop of Henle and also in the distal tubule। अभी जो थायराइड डायरेटिक है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है यूरिन के एक्सक्रिएशन को, ठीक है। बोथ इसमें क्या होता है, सोडियम एंड वाटर है, उसको क्या करता है, उसको इन्हांस करता है। स्पेशली कैसे करेगा, वो इनहिबिट करता है यानी कि रीएब्सॉर्प्शन को, जो कि कौन से साइट्स पे, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल पे। अभी जो नेफ्रॉन का अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो वहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले एंड जो डिस्टल ट्यूब्यूल, वो जो साइट्स हैं अभी याद है ना, लाइक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, फिर ये तीनों मिलके कहाँ जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं। तो उसमें से इन्होंने क्या बोला है कि जो Na का रीएब्सॉर्प्शन है वो कहाँ इनहिबिट करता है, लूप ऑफ हेनले में एंड डिस्टल ट्यूब्यूल में ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। एंड इनहिबिट करने के बाद ये जो थायराइड डायरेटिक्स हैं वो क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं यूरिनरी एक्सक्रिएशन को बोथ Na+ एंड H2O, ठीक है। दूसरा वाला क्या बताया, दे कॉज एन इंक्रीज इन द एक्सक्रिएशन ऑफ CIK and H2O, HCO3, HCO2 ions, and thiazide diuretics also minimize the glomerular filtration rate. Example chlorothiazides. And लास्ट वाला पॉइंट दिया है, स्पाइरोनोलैक्टोन competes with aldosterone at specific receptor site located in the distal tubule
एंड कॉजेज डायरेसिस। इसमें क्या बताया कि स्प्रेनोलैक्टोन जो है वो कम्पीट करता है विद एल्डोस्टेरोन एट स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स लोकेटेड इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का क्यों मेंशन किया है? बिकॉज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो रीएब्सॉर्प्शन होता है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है पता है? एल्डोस्टेरोन कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि it competes with the aldosterone at specific receptor sites located in the distal tubule and causes diuresis. ठीक है, thiazide diuretics also minimize the glomerular filtration rate. तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो कौन कंट्रोल करता है? बाउमन्स कैप्सूल करता है। कौन कंट्रोल करता है? बाउमन कैप्सूल, बीसी। बीसी मतलब क्या? बाउमन्स कैप्सूल। ओके, कुछ और मत सोचना। थायाजाइड्स डायरेटिक अल्सो मिनिमाइजेस, वो मिनिमाइज करता है। एग्जाम्पल क्या है? क्लोरथायाजाइड। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लास, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अभी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं इनवार्ड मूवमेंट को, मतलब इन्फ्लक्स करते हैं कैल्शियम आयंस को, एंड ये क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? निफिडाइपाइन, फिलोडाइपाइन एंड वर्प्रोमाइड। क्या बोला है? निफिडाइपाइन, फिलोडिपाइन एंड वर्प्रोमाइड। ठीक है, दूसरा वाला क्लास क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ किसका? एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का। अभी इसके कौन से हैं जो इसके एग्जाम्पल क्या है? वेलसैटन एंड क्या बोल रहा है? लॉरसेटन। ठीक है, तो जब आप इसके ड्रग्स जब एडमिनिस्टर करते हो तो ये क्या, किसको इनहिबिट करते हैं? एंजियोटेंसिन सेकेंड को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, एंड ये क्या करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मतलब क्या? डायलेट करता है। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको नैरो करता है एंड एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन करता है। ठीक है, इसमें एंजियोटेंसिन थर्ड का भी रोल है कि वो क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, एंड जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो क्या हो जाता है? पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है एंड कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है, एंड ये क्या करता है? हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, क्या बताया कि जो वालसर्टन एंड लॉरसर्टन है ये इनहिबिट करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड को, जो कॉज करता है फिर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। इसका रिजल्ट क्या आता है? इंक्रीज इन द पेरिफेरल रेसिस्टेंस एंड इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट, एंड अल्टीमेटली क्या होता है? हाइपरटेंशन का डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिजरप्राइन। रिजरप्राइन में कैसे मैकेनिज्म होता है कि जो एड्रोजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं, इट इज़ यूज टू ट्रीट द माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन बाय डिस्टर्बिंग द नॉरएपिनेफ्राइन वेस्टिकुलर स्टोरेज। तो जो एड्रोजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं ये कहाँ पे माइल्ड से मॉडरेट हाइपरटेंशन को क्या किया जाता है? इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कैसे करते हैं? जो नॉरएपिनेफ्राइन होते हैं या फिर जो वेस्टिकुलर स्टोरेज होता है उनको क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। The antihypertensive actions of the reserpine is a result by depleting the catecholamines from peripheral sympathopathic nerve endings. जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्शंस होता है रिजरप्राइन का, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? डिप्लेटिंग द कैटेकोलामाइंस को क्या करते हैं? डिप्लेट करते हैं पेरिफेरल सिंपैथोपेटिक नर्व एंडिंग्स से। ठीक है, द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ minoxidil. The antihypertensive activity of minoxidil is by opening the ATP sensitive potassium channels. जो ATP ओपनिंग सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होते हैं उनको ओपन करके इनकी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, और चैनल्स इन द वैस्कुलर स्मूथ मसल्स एंड इट कॉजेज द वैसोडाइलेशन। जो स्मूथ मसल है उनको क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, इट कॉजेज द वैसोडाइलेशन. So thank you guys, hope you had liked the video. Please do subscribe, share. Let's see हमने क्या क्या देखा. हमने देखा कि एंटी हाइपरटेंशन मतलब क्या, उसके कॉजेस, उसके इफ़ेक्ट्स, देन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन सबका. So hope it have helped you. Thanks for watching guys. Do subscribe the channel. Thank you.